नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का दिन प्रदेश में हंगामेदार रहा है। नागौर से लेकर जोधपुर तक, पिंक सिटी से लेकर धौलपुर तक अपराधियों की दहशतगर्दी, गुंडागर्दी सामने आई है। नागौर में कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गैंगस्टर्स को गोलियों से छलनी कर दिया गया, तो वहीं पिंक सिटी में एक डॉक्टर के घर पर दिन दहाड़े ही अपराधियों ने हमला बोल दिया और नौकर को बंधक बना करके लूटपाट की है। वहीं जोधपुर में एक पुलिस वाले की दबंगई भी सामने आई है, जिसने एक होटल में बंदूक लहराई। तो इससे लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रदेश में ये हो क्या रहा है। नागौर के कोर्ट परिसर में आज दिन दहाड़े गैंगवार हुई है। सबसे पहले उसकी बात करेंगे। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संदीप नागौर जेल में पहले बंद था, उसके बाद उसकी जमानत हो गई थी, जमानत पर बाहर था और यह बताया जा रहा है कि वो हरियाणा से पेशी पर जमानत पर बाहर होते हुए खुद पहुंचा था। नागौर पुलिस दोपहर में गैंगस्टर संदीप को पेश करने वाली थी और इसी दौरान कार में शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप को गोलियों से भून दिया। संदीप जब हरियाणा से चला, उसके साथ उसके अपने गुर्गे थे, 2 गाड़ियों में वो आया था और पुलिस की तरफ से हालांकि किसी तरह को लेकर के कोई सुरक्षा की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। सवाल यह है कि आखिरकार नागौर में ये गैंग्स इतनी सक्रिय कैसे हो गई है। ये बताया जा रहा है कि शूटर हरियाणा के थे। बदमाशों ने करीब 9 फायर किए। सभी शूटर काले कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। बदमाशों को ढूंढने के लिए पुलिस ने नागौर और आसपास के इलाके में नाकाबंदी करवाई है। इस पूरी वारदात से जुड़ी अलग अलग 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जरा इन तस्वीरों के जरिए इस पूरी वारदात को समझिए। सभी गाड़ियों को अब चेक किया जा रहा है। घटना के बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। संदीप के शव को अस्पताल में फिलहाल रखवाया गया है। संदीप सुपारी किलर था और साथ ही साथ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में भी संलिप्त था। राजू फौजी की गैंग के साथ उसके संबंध रहे हैं, यह भी सामने आया है। कई बार वो बाड़मेर में रुका भी है। नागौर के एक व्यापारी की हत्या की सुपारी के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो जमानत पर छूट गया था। ये 4 तस्वीरें हैं, जिसमें कोर्ट के बाहर फायरिंग की तस्वीर और उसके बाद अफरा तफरी और दहशत की तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। गैंगस्टर का मर्डर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। शूटर्स और पुलिस की नाकाबंदी की तस्वीरें हैं। अब 3 अलग अलग और तस्वीरें हैं, जरा देखिए। पहला जो कैमरा नंबर 1 की तस्वीर, उसके बाद कैमरा 2 की तस्वीर और उसके बाद कैमरा 3 की तस्वीर, यानी कि ये 3 अलग अलग तस्वीरें जो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। ये वारदात के सीसीटीवी फुटेज हैं जो सबसे पहले आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे यहां पर ये पूरी की पूरी दहशतगर्दी को अंजाम दिया गया। इन तस्वीरों के जरा देखिए कि ये पूरा का पूरा एक हाई प्रोफाइल इलाका है नागौर जिले का, जिला मुख्यालय का, जहां पर महज एक तरफ एसपी ऑफिस है, दूसरी तरफ जो पास में ही कोर्ट है और इसके अलावा दूसरे जिला अधिकारियों के भी जो बंगले वहां पर हैं। तो सवाल यह कि इतने हाई प्रोफाइल इलाके में अपराधी, बदमाश, गैंगस्टर आते हैं, वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। गैंगस्टर के साथ आए जो लोग थे, उन्होंने आखिर क्या किया? सवाल नंबर 1, सवाल इस बात को लेकर के भी कि आखिरकार क्या कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी बेखबर थी? यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है जो इस वारदात के बाद अब उठ रहे हैं। पुलिस ने आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप 8 महीने पहले को याद कीजिए, जब 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई थी नागौर के इलाके से ही। जायल में ये 2 बदमाश 0029 गैंग के गिरफ्तार किए गए थे। 007 गैंग से इनकी रंजिश के चलते यहां पर नागौर में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। इनके पास से पिस्टल, हथियार, 5 कारतूस बरामद हुए थे और पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि ये गैंगवार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस के पास लगातार इस बात के इनपुट थे कि नागौर में गैंगवार हो सकती है और 9 अक्टूबर 2019 की बात है कि जायल के दुगस्ताओं में गैंगवार की घटना हुई, जिसमें गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर को मार गिराया गया था। कुछ लोगों को हमने तस्दीक कर रहे हैं, हो सकता है ये हरियाणा के ही लोग हों और आगे खोजबीन जारी है। उसके साथ 2 उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, उनके भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हुए हैं
बाकी अभी जांच कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर इस प्रकार की फायरिंग होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नहीं, कोर्ट के बाहर था, एविडेंस पे था। ये संदीप सेठी जब एविडेंस पे आता था उस टाइम तो पुलिस प्रोटेक्शन पूरा ध्यान रखता था। आज ये 2 दिन पहले इसकी जमानत हो चुकी थी। आज ये एविडेंस देने यहाँ आया था किसी मुकदमे में, और हो सकता है ये किसी मुकदमे में गवाह उस पर प्रेशर डालने के हिसाब से किया गया हो, और बाकी की चीज़ें अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। को गोली लगी है और कितने की डेथ हुई? एक की संदीप सेठी की डेथ होने की पुष्टि हुई है। 2 लोग जो इसके साथी थे उनके थोड़ी बहुत इंजर्ड है। हमला करने वाले कौन, क्या कोई अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, अनुसंधान में। नागौर के न्यायालय परिसर के अंदर जिस तरह की गोलीबारी की घटना हुई, एक व्यक्ति की सरेआम गोली मार दी जाती है और वहाँ ऐसा हड़कंप मचाया जाता है अपराधियों द्वारा। यहाँ जो शायद एक दहशत का माहौल पैदा हुआ पूरे जिले के अंदर, शहर के अंदर, और वहाँ से महज 50 मीटर 60 मीटर एसपी का घर है और 50 मीटर सामने कलेक्टर का घर है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अपराधी कोर्ट परिसर के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। इस तरह के मामले में पुलिस ने किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई और इसका परिणाम ये हुआ कि नागौर जैसे शांत इलाके के अंदर ये हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया। आज लगभग 1:30 बजे नागौर कोर्ट से अपनी पेशी भुगत कर लौट रहे मर्डर के आरोपी संदीप सेठी पर अज्ञात बदमाशों ने मेन रोड पर हमला कर दिया। गोलीबारी में संदीप सेठी की मृत्यु हो गई है तथा संदीप के 3 साथियों को भी इसमें चोट आई है। साथ में एक वकील साहब के भी गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। घायलों में संदीप सेठी की मृत्यु हो गई है और 2 उनके साथियों में की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जोधपुर रेफर किया जा रहा है। हुलिया के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। साथ ही जयपुर से महानिदेशक पुलिस के निर्देशानुसार एटीएस एंड एसओजी के एडीजी श्री अशोक राठौर साहब मौके के लिए रवाना हो गए हैं। गैंगस्टर के मर्डर से कई सवाल खड़े हो गए हैं। नागौर एक बार फिर से दहल उठा है और एक के बाद एक यहां पर फायरिंग की गई है। करीब 9 राउंड फायर किए गए हैं। इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर एसपी का बंगला 50 मीटर दूर है, कलेक्टर का बंगला 50 मीटर दूर है, 50 मीटर पे कलेक्ट्रेट है और 100 मीटर पे एसपी का ऑफिस है। ये सबसे सेफ जगह है नागौर की, और वहाँ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। इंटेलिजेंस को इनपुट था जब इस मृतक की जमानत हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, तभी कई लोग इसको लेने के लिए आए थे और पता था कि कभी भी गैंगवार या कोई घटना हो सकती है। आपसे इनके झगड़े चल रहे लंबे समय से, पहले भी कई मामलों में आरोपी था। पुलिस के पास इनपुट होने के बावजूद पुलिस ने कोई सिक्योरिटी के प्रबंध नहीं किए। ये नागौर में पहली घटना नहीं है। चाहे अनंतपाल का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, लाडनू नागौर से ये लपटे हैं। जो डीडवाना का जीवन गोदारा का मामला हो, ठीक कोर्ट परिसर के बाहर ही हमला हुआ था। आपको याद होगा नागौर में भी अलग अलग जगह पर गैंगवार की घटनाएं होती रही हैं। ऐसा है कि इस गैंगवार के खिलाफ मैं सड़क से लेकर सदन तक हमेशा लड़ता रहा जी, और अभी बीच में ठीक हुआ, लेकिन अभी ये वापस बढ़ गया मामला। राजस्थान में जंगल राज है और नागौर अपराधियों की ऐश का बन गया। इसमें एक एमडी का धंधा चरम पे चल रहा है। हमारे नौजवान नशे की लत के आदी होते जा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं इस और इंगित करती कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। मैंने डीजीपी साहब से बात करी है, आप तुरंत इस मामले के अंदर एक्शन ले, थाने को सस्पेंड करें कोतवाली को, और मुख्यमंत्री लोगों को ज्ञान परोस रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए, मोदी जी को ये करना। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप एसपी कलेक्टर को हटाओ इस मामले के अंदर। कलेक्टर बजरी माफियाओं से मिला हुआ है और बजरी माफियाओं को लाके यहाँ किसानों पर हमले करवा रहा है। यहाँ के अंदर पूरा मामला बिक गया नागौर का, और सारे जो विधायक है सत्ता पक्ष वो अपने में इलाके के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जंगल राज हो गया राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान अभी आंदोलन कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट को घेर के बैठे। आवश्यकता पड़े तो मैं खुद इस पे बड़ा आंदोलन करूंगा नागौर में, और हम जल्दी राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर राजधानी को घेरेंगे दोबारा। ये घटना निंदनीय, तुरंत गिरफ्तारी हो और इसके अंदर पीछे किन किन का इन्वॉल्वमेंट है एक अलग से इसकी जांच भी कराई जाए, जैसे पता लगे कि पुलिस की भूमिका और कई लोगों की और भी भूमिका होगी। उसकी भूमिका के बिना इस जगह हमला नहीं हो सकता। निश्चित रूप से पुलिसकर्मी भी दोषी होंगे इस मामले के अंदर। लेकिन हनुमान जी, वजह क्या है कि आखिरकार नागौर में ही लगातार गैंगवार की घटनाएं और गैंग्स बढ़ गई हैं?
नागौर के अंदर एसपी श्वेता धनखड़ और उससे पहले विकास पाठक 2 एसपी आए थे। हाँ। और उनके साथ आधा दर्जन थानेदार ऐसे थे जो माफियाओं से मिलकर या धंधा करते थे। तो एक ट्रैक बन गया। अब हम उनको हटाने का प्रयास करते हैं, कोई दूसरे कांग्रेस के एमएलए लगवा लेते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी को लेके माफिया, पुलिस के अंदर ऐसे लोग घुस गए जो माफियाओं से मिलके काम करवा रहे हैं और इसमें हमारे नेता उनको संरक्षण दे रहे हैं नागौर के अंदर। तो क्या आज की जो घटना है हनुमान जी, वो एक बड़े सवाल पुलिस पर भी खड़े करती है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार दिन दहाड़े इस तरह से वारदात। पुलिस की मौजूदगी के अंदर जी, पुलिस एसपी कार्यालय से लेके कलेक्ट्रेट कार्यालय, एसपी का घर, कलेक्टर का घर और कोर्ट परिसर, जहाँ 50 पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं कहीं न कहीं ड्यूटी के अंदर। कोई मुलजिम को लाता है तो कहीं रहती है गार्ड भी इनकी। उसके बावजूद इस तरह की घटना करना, इससे बड़ा दूसरा अपराधियों का नहीं हो सकता। पुलिस की मिलीभगत है, पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर एसपी को हटाना चाहिए इस मामले के अंदर और पूरी कोतवाली को सस्पेंड करना चाहिए थाने को। इंटेलिजेंसी का फेल्योर रहा, देखिए आप किस तरह इंटेलिजेंसी का फेल्योर रहा है और एक के एक बाद घटनाएं नागौर के अंदर बढ़ रही। नागौर अपराध में 1 नंबर पे आ गया। तो आखिरकार नागौर में इस बड़ी वारदात के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम सीधे लिए चलते हैं नागौर, जहां से सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आखिरकार कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और ये बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जिस इलाके में कलेक्टर और एसपी के आवास हैं, उनके दफ्तर हैं और कोर्ट का पूरा परिसर है, उस इलाके में इस तरह से एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर के अपराधियों ने क्या सीधी चुनौती नागौर पुलिस को दी है? देखिए, कोर्ट परिसर के बाहर ये दिन दहाड़े वारदात हुई है। मैं भी कोर्ट परिसर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ से संदीप सेठी निकलते हुए ये जो स्कॉर्पियो अभी आपको दिख रही है, ठीक इससे थोड़ा आगे पहुँचा था। इसी दौरान पीछे से जो युवक आए थे उनमें से एक युवक ने संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी के कनपट्टी पर सीधे गोली मार दी थी। इसके बाद कई खोल यहाँ पर मिले थे, करीब 9 कारतूस के खोल यहाँ पुलिस को मिल चुके हैं। संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी हरियाणा का नामी गैंगस्टर है और वो सुपारी किलिंग और शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ था। नागौर से उसका ताल्लुकात एक हत्या के मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें संदीप सेठी ने 25 लाख रुपए में हत्या करने की सुपारी ली थी। उस घटना के दौरान दिनेश माली नामक एक युवक की हत्या करनी थी, लेकिन दिनेश की जगह दूसरे युवक की हत्या हो गई। गाड़ी से टक्कर मारकर वो हत्या की गई थी। दिनेश की जान बच गई, लेकिन उसका साथी उसमें मारा गया था। उसके बाद बदला लेने के लिए दिनेश व उसके भाई ने रघुवीर की हत्या कर दी थी। रघुवीर से संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी जुड़ा हुआ था। अब जो पहले की जो 2 घटनाएं हुई थी हत्या की, उन घटनाओं को और इस घटना को नागौर पुलिस जोड़ के देख रही है और अभी अनुसंधान कर रही है। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं जिनमें बदमाशों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, तो पुलिस ये प्रयास कर रही है कि उन बदमाशों की पहचान की जा सके और उनके ठिकानों पर दबिश देने की कार्रवाई की जा सके। ये जो रोड है ये नागौर के कलेक्ट्रेट चौराहे से होते हुए रेलवे स्टेशन तक जाती है। जो दूर वाहन नजर आ रहे हैं चौराहे से घूमते हुए, उसी चौराहे से घूमकर वो बदमाश 2 बाइकों पर सवार होकर यहाँ से भागे थे। यहाँ से काफ़ी दूर तक वो पैदल भागे थे। इसके बाद वो बाइक पर सवार हो गए थे। एक बाइक पर 3 बदमाश और एक बाइक पर 2 बदमाश बताए जा रहे हैं। वो बाकायदा हाथों में पिस्तौल लहराते हुए यहाँ से भागे थे और एक बार दहशत पैदा कर दी थी इन बदमाशों ने। अभी ए श्रेणी की नाकाबंदी नागौर जिले के अलावा नागौर जिले के जो सीमावर्ती जिले हैं बीकानेर, सीकर, चूरू, जोधपुर, इन जिलों में चल रही है और एसपी राममूर्ति जोशी के नेतृत्व में पुलिस की टीमें उन बदमाशों को चिन्हित कर रही है। पुलिस ने फुटेज घटना के कुछ देर बाद ही निकाल लिए थे। यहाँ जगह जगह पर अभय कमांड के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी लगा रखे हैं। बदमाशों को चिन्हित करके उन्हें दस्तयाब करने के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस जगह पे दिन दहाड़े एक गैंगस्टर की हत्या हो जाना, इससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या पुलिस के पास कोई इस तरह का इनपुट नहीं था
कि महेंद्र कि आखिरकार इस वारदात को रोका जा सके, यहाँ पर गैंगवार की आशंकाएं तो थी, क्योंकि जनवरी 2022 आपको याद होगा जब नागौर में ही हथियारों के साथ 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई थी जो 0029 गैंग के सदस्य थे, और उनसे ये पुलिस को खुलासा हुआ था कि 007 और जो दूसरी गैंग है इनके बीच में गैंगवार हो सकती है। ये दोनों बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहां पर नागौर में आए थे, जहां पर उनकी गिरफ्तारी से पुलिस को इस तरह के इनपुट भी मिले थे कि आने वाले दिनों में भी यहां नागौर में गैंग्स बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है। तो क्या इसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई सतर्कता नहीं थी, सावधानी नहीं थी, जिसकी वजह से जो गैंगस्टर आए, बाहर से बदमाश आए, उन्होंने गैंगस्टर पर हमला किया और कोर्ट परिसर के ठीक बाहर उस पर गोलियां बरसा करके उसे मौत के घाट उतार दिया? देखिए, नागौर में गैंग और गैंगवार कोई नई बात नहीं है। आनंद पाल के समय से यह सिलसिला चलता आ रहा है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। संदीप शेट्टी का राजू फौजी से भी लिंक था, उस मामले में भी संदीप शेट्टी से पूछताछ हुई थी। ये पता चला था कि संदीप शेट्टी ने फरारी के दौरान राजू फौजी को शरण दी थी। राजू फौजी वो अपराधी है जिसने 2 पुलिस वालों की भीलवाड़ा में हत्या कर दी थी। शरण देने के साथ ही उसे हथियार भी संदीप शेट्टी ने राजू फौजी को दिए थे। संदीप शेट्टी अवैध शराब का कारोबार, अवैध हथियारों का कारोबार और सुपारी किलिंग, ये 3 तरह के काम वो करता था। आज जब वो पेशी पर आया तो बाकायदा उसके साथ 2 स्कॉर्पियो थी ब्लैक, और उन दोनों अभी कोई सुराग मिले हैं, पता चला है पुलिस को कि कौन सी गैंग थी महेंद्र? देखिए, अभी पुलिस उन 2 पुराने हत्याकांड से इस मामले को जोड़कर देख रही है, क्योंकि उनके वो पारिवारिक रंजिश है पुरानी। जो नागौर शहर के 2 परिवार है, जिसमें एक परिवार से रघुवीर की हत्या हुई है तो दूसरे। बिल्कुल महेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, बहरहाल आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें, जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पिंक सिटी में दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात हुई है। न केवल नागौर में बल्कि पिंक सिटी में यानी कि राजधानी में लूटपाट की वारदात ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर नसरीन भारती के घर में ये लूटपाट हुई वारदात, और इस दौरान बदमाशों ने डॉक्टर नसरीन के पति डॉक्टर इकबाल भारती को चाकू मारकर घायल कर दिया। इस वारदात के वक्त डॉक्टर इकबाल घर में अकेले थे और टॉयलेट में काफी खून बिखरा था। घायल हालत में डॉक्टर इकबाल को अस्पताल पहुंचाया गया है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंच करके तमाम साक्ष्य जुटा रही है, लेकिन सवाल यह कि जब वैशाली नगर जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में भी लोग सुरक्षित नहीं है, राजधानी में दिन दहाड़े आकर के बदमाश अगर इस तरह की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाएं, तो आखिरकार पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने लाजमी हैं। ये तस्वीरें घर के भीतर की हैं, डॉक्टर इकबाल भारती, नसरीन भारती के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे मौका वारदात पर ले चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा मौजूद है। विष्णु, तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए कि आखिर किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि इस वारदात के बाद ये सवाल उठे हैं कि क्या राजधानी में वैशाली नगर जैसे इलाके में भी लोग सुरक्षित नहीं है? देखिए, जयपुर के वैशाली नगर इलाके में हनुमान नगर एक्सटेंशन का ये मामला है, जहां पर डॉक्टर इकबाल भारती, उनकी पत्नी नसरीन भारती, ये जो घर है वो यहाँ पर रहते हैं। और काफ़ी बड़ा ये जो मकान है, यहाँ पर आज दोपहर के करीब 2 बजे डॉक्टर इकबाल भारती घर पर अकेले थे। उनकी एक नौकरानी थी, महिला नौकरानी मीरा, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। तो इस घर में जो बेसमेंट है, जो कि ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर उनका क्लिनिक चलता है, जहाँ पर डॉक्टर इकबाल भारती अकेले थे। वहीं पर मकान की पहली मंजिल पर उनकी नौकरानी मीरा मौजूद थी, जो कि घर की पहली मंजिल पर मौजूद थी। और यहीं पर 4 बदमाश यहाँ पर घुसते हैं, जिनमें एक महिला बताई जा रही है, और वो महिला नेपाली बताई जा रही है, जो कि अपने 3 जानकार व्यक्तियों के साथ में यहाँ पर दोपहर 2 बजे आती है। और बताया जा रहा है कि जो नौकरानी थी, जिसका नाम अनु बताया जा रहा है, वो पहले भी यहाँ पर डॉक्टर दंपत्ति के यहाँ पर कई बार आकर के घरेलू नौकरानी का काम कर चुकी है। तो दोपहर को चारों व्यक्तियों ने मिलकर के सबसे पहले डॉक्टर इकबाल भारती को इसी मकान के जो बेसमेंट में, यहाँ पर यदि मैं दिखाऊंगा आपको, ये मकान में यहाँ से घुसते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर इकबाल को बंधक बनाया। यहीं पर बंधक बनाने के बाद में ये जो क्लिनिक है, हम आपको दिखा रहे हैं, इस क्लिनिक में उनको बंधक बनाया। डॉक्टर इकबाल भारती यहाँ पे मौजूद थे, और यहीं पर ये जो बाथरूम है, इसी बाथरूम में डॉक्टर इकबाल को यहाँ पे बंद कर दिया गया, जहाँ पे वे लहूलुहान हो गए। और उसके बाद में बदमाश सीधे मकान में पहली मंजिल पर पहुँचते ऊपर की तरफ, और वहाँ पर उनकी घरेलू नौकरानी को उन्होंने बंधक बनाया। उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर के भाग निकले। जी
क्या कुछ लूटपाट की गई है, इसकी जानकारी अभी तक मिल पाई है? और ये सवाल इसलिए देखिए कि इससे पहले भी ठीक इसी तरह की एक वारदात हुई थी वैशाली नगर के इलाके में, जहां से वारदात को अंजाम देने के बाद मकान मालिक की कार से ही नौकर जो है अब वो अजमेर रोड पर तक भाग गए थे और वहां से फरार हुए थे। लेकिन ये दूसरी इस तरह की वारदात है जहां पर इस तरह से सरेआम एक घर में घुस करके वहां के लोगों को बंधक बनाया जाता है, उन पर हमला किया जाता है और वारदात को अंजाम देकर के बदमाश जो है फरार हो जाते हैं। देखिए, अभी तक पुलिस अधिकारी और एफएसएल की टीमों ने मौके पर जायजा लिया है, मुआयना किया, लेकिन उनका कहना है कि लूट में गई रकम का अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। चूंकि डॉक्टर इकबाल भारती जो कि खुद यहाँ घर में मौजूद थे, उनका परिवार के और भी कोई सदस्य थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो ऐसे में क्या क्या सामान गया है वो सामान की भी जो लिस्ट है वो सामने नहीं आई है। चूंकि पुलिस ने भी ऊपर जो पहली मंजिल पे हालांकि अभी चूंकि जाने से रोक दिया गया है, तो पहले की मंजिल के जो कमरे के जो विजुअल्स से हमने दर्शकों को दिखाए थे वहीं पर उनका कीमती सामान रखा हुआ था, लेकिन सामान लूटा हुआ क्या क्या है उसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जब डॉक्टर दंपत्ति वापस से यहाँ पे लौटेंगे उसके बाद में मालूम चल पाएगा कि कितनी रकम यहाँ से गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस वारदात के अंजाम देने में नौकरों का जो हाथ है वो अभी तक बताया जा रहा है। अंदेशा भी यही है कि नौकरों ने मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया है। चूंकि जो महिला जो कि उसका नाम अन्नू बताया जा रहा है, जो कि इस घर में आई थी 3 लोगों को लेकर के, वो पहले भी नसरीन दंपत्ति के यहाँ पे काम कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात, उन नौकरों ने मिलकर के सबसे पहले जो मकान की जो पहली मंजिल है जो कि यहाँ से जाती है, ये सीढ़ियाँ जहाँ पर मकान की पहली मंजिल की सीढ़ियाँ जहाँ से होकर के बदमाश ऊपर पहली मंजिल पे गए थे, और वहीं पे कमरों में एक कमरे में रसोई में मौजूद महिला नौकरानी को उन्होंने मीरा को बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। और यहाँ पर इस कमरे में जहाँ पर क्लिनिक चल रहा है, इसी जगह पर डॉक्टर इकबाल भारती को उन्होंने बंधक बनाया और वापस से वे लोग भाग निकले। तो पुलिस ने फिलहाल ये जो बाथरूम है उसमें एफएसएल की टीम जांच के बाद में इसको रस्सी लगा के बंद कर दिया है, और आसपास लगी सीसीटीवी जो टीवी फुटेज है वो यहाँ पे खंगाले जा रहे हैं, और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इस वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि ये पौष इलाका माना जाता है जहां पर ये वारदात हुई है, दिन दहाड़े हुई। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है और अब पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। घटना स्थल पर पहुंच करके तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बदमाश पकड़े जाएं, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं राजधानी की पुलिस पर कि आखिरकार क्या पुलिस का इकबाल कम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 में किसानों का प्रदर्शन और इसे लेकर के बड़ी जानकारी है। खाद की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। छबड़ा एसडीओ कार्यालय के सामने किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के नारेबाजी की और जाम लगा दिया। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की कार्रवाई से किसानों में गुस्सा है, आक्रोश है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में किसान यहां पर इकट्ठा हुए थे और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और एसडीएम कार्यालय को लेकर के नारेबाजी कर खाद की मांग कर रहे थे। इसी दौरान किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और इस लाठीचार्ज के बाद किसान आक्रोशित है। यह तस्वीर देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनको दौड़ा कर पीटा गया। छबड़ा के एसडीओ कार्यालय के सामने किसानों ने इसके बाद जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।